हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब हमारी जर्नी आ चुकी है एक बड़े ही मजेदार से चैप्टर की तरफ, जो कि है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सारे चैप्टर्स इजी हैं, ये चैप्टर उससे भी ज्यादा इजी है। और अगर आपने ये चीज पढ़ रखी है पहले से, तो आप शायद इस बात से डिसएग्री करोगे, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये चैप्टर ना डिफिकल्ट लगता है। और उसके पीछे का मैं कारण भी बताता हूं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस चीज को इस वे में गाइड कर चुके हैं अपने सराउंडिंग में, या इस वे में इसको ले चुके हैं कि परमुटेशन में अगर आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही फॉर्मूला लगाना सीख लिया, तो आपने शायद इसका 10% सीख लिया है। और कहीं ना कहीं माइंड में ये बात ना आपको हमेशा ये ट्रिगर करेगी कि ये चैप्टर हार्ड है। बट एक्चुअली में हमने अगर ऑब्जर्वेशन करी, हम अगर इसको सही वे में पढ़ाई करें, जो कि इसका असली मीनिंग है, उस चीज को लेकर चलें, तो ये सारे चैप्टर से भी ज्यादा इजी चैप्टर है। इवन अगर आप इसको राइट डायरेक्शन में पढ़ोगे ना, तो बिलीव मी, आप अगर 6th 7th या 8th ग्रेड में भी होते, तो आप इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ जाते। ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर के साथ हम उतने डीपर कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूं। पहली गलती, हम लोग फॉर्मूलाज के रास्ते जाते हैं। दूसरी गलती, इसके अंदर जो रिजल्ट्स आते हैं, उसको अगर हम रियल लाइफ में देखें, तो हमारी जो साइकोलॉजी है उसके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाता है कि यार एक क्लास में 30 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं, इनके अगर मुझे ग्रुप बनाने हैं तो कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ काउंटिंग हमें करनी है। एक ताला है जिसमें जो नंबर वाला ताला होता है, लॉक होता है, उसमें 4 पॉइंट्स है, इनमें 0 से लेकर 9 तक नंबर है, तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स लगेंगे उसको खोलने के लिए। क्योंकि अब ये जब चीजें आती है ना, तो हम ये सोचने लगते हैं कि यार क्या ही फर्क पड़ता है, नंबर नहीं पता है तो मैं थोड़ी ना उसके इतने नंबर ऑफ वेज में अटेम्प्ट करूंगा, मैं ताला तोड़ दूंगा। इतने बॉयज हैं, इतने गर्ल्स हैं, तो मैं क्यों करूं इतने नंबर की काउंटिंग, जब इन दी एंड जो भी ग्रुप बनेगा हम लोग उसके साथ सेटिस्फाई होकर हमें जाना ही है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम साइकोलॉजिकली इसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि हमको ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर नहीं लगता है। दैट इज वाई हम इसके साथ वो डीपर कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, जो कि अगला कारण बनता है इस चैप्टर को टफ बनाने के लिए। लेकिन ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, पहले हम उस चीज को समझेंगे, और उसके बाद जब हम इसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं ना, तो ही हम ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। और ऑब्जर्वेशन इज द ओनली की टू मेक एनीथिंग इजी। और सही ऑब्जर्वेशन करने के लिए सही नजरिया होना चाहिए। और मैथमेटिक्स हम क्यों सीखते हैं? ताकि हम नेचर से बात करने की भाषा को और ज्यादा सीख पाए, ताकि हम नेचर से और ज्यादा बात कर पाए, ताकि हम नेचर से और ज्यादा लॉस को डिस्कवर कर पाए, ताकि हम वो चीजें क्रिएट कर पाए जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ताकि हम एक कामयाब इंसान बन पाए, ताकि हम दुनिया में रूल कर पाए, दुनिया को हमारे रूल की वजह से जो ह्यूमैनिटी को जंप मिले हम वो दे पाए। इसलिए हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो प्लीज, अमूमन मेरी वीडियोस 10-12 व्यूज, ठीक है, जिसमें से 5-6 बार तो मैं खुद ही देख लेता हूं। ठीक है, आते हैं लोग, स्टार्ट करते हैं एंड इन दी एंड बैक चले जाते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिएगा, पूरी वीडियो को देखना। यकीन मानो एक नया नजरिया मिलेगा आपको, और आपके लिए ये चीज इजी बनेगी। इसी चैप्टर का एक बहुत ही सिंपल, इस चैप्टर के अंदर हम काउंटिंग करने वाले हैं, तो यकीन मानो गलत रास्ता चुनने से हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रीडिंग अ चैप्टर बढ़ जाते हैं, लेकिन सही रास्ता चुनने से वो नंबर 1 पर आकर अटक जाता है। और एक बार में जब हम चीजों को सीख पाते हैं, और फॉर्मूला के रास्ते अगर हम जाते हैं, तो हम उसे बार 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 उसको पढ़ना पड़ता है, तो हमारा टाइम वहां पर ज्यादा लगता है। तो इसलिए जस्ट आपका 30 मिनट से लेकर 1 आवर के बीच में ही हमारी वीडियोस होती हैं, तो उतना ड्यूरेशन और करेक्ट एजुकेशन, द राइट पाथ ऑफ स्टडिंग एनीथिंग आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज इसको स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, कंटिन्यूटी में देखना। अगर आप अभी थके हुए हो तो पॉज करो, कोई बात नहीं, फ्रेश माइंड के साथ इसको पूरा देखो, और यकीन मानो आपको सही नजरिया मिलेगा मैथमेटिक्स को पढ़ने का, फिजिक्स को पढ़ने का, केमिस्ट्री को पढ़ने का, और अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाने का। क्योंकि हम एक एग्जाम के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम ज्ञान के पीछे जाएंगे, और ज्ञान की वजह से वो एग्जाम्स के जो रिजल्ट है वो हमारे पीछे कामयाबी का स्टैंप बनकर आएंगे। ठीक है, चलो। तो अब देखो, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये है क्या भाई? ये देखो यहां पर ना, ये है आपका द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इट मींस अपने को काउंटिंग करनी है। अब काउंटिंग का बेनिफिट, पहले हमें ये जानना है कि हमें इसको पढ़ना क्यों है। तो काउंटिंग का बेनिफिट हमें रियल लाइफ में कहां होता है? अगर आप देखोगे तो हमारी डे टू डे लाइफ में शायद उतना यूज नहीं है, लेकिन आगे चल के जब आप एडवांस कंप्यूटेशनल चीजों को करोगे, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी हो गया आपका, और क्वांटम फिजिक्स हो गई आपकी, ठीक है, और आपके लेवल पे बताऊं तो प्रोबेबिलिटी को जब स्टडी करोगे, बट हमें रियल लाइफ से जोड़ना है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो एक बड़े विजन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। फिर आते हैं आपके थोड़ा सा और लोअर लेवल पर आते हैं, एक्चुअली में बहुत लोअर लेवल पर आते हैं। अभी इंडिया में राइट नाउ वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसमें टोटल 10 टीम्स आई हैं, और इन 10 टीम्स के साथ, ठीक है, मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूं। अब मैं यहां पे बैठ के काउंटिंग करूंगा, इंडिया का मैच इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मैच इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है, जिसमें मुझे टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है 10 ही टीमें हैं, मैं काउंटिंग कर लूंगा, बट इट विल टेक मी अ टाइम। लेकिन अगर मुझे 1 मिनट के अंदर ये जानना हो कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने क्या कहते हैं स्टेडियम्स को अलॉट करूं, ठीक है, वहां पर किस किस गेस्ट को लाना है उसके बारे में सोचूं कि हर हर एक इंपॉर्टेंट मैच के अंदर एक कोई एक चीफ गेस्ट आए,
क्या क्या अरेंजमेंट करनी है, तो उसकी शुरुआत एक नंबर के साथ होगी, और वो नंबर क्या है कि इन 10 टीम्स के साथ टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, और यहां पर आपको क्या चाहिए, काउंटिंग ही तो चाहिए। तो रियल लाइफ में इसकी नीड पड़ रही है। और अब अगर मुझे इसको 1 मिनट में निकालना है, तो जब मैं ये ज्ञान ले चुका हूंगा, जब मैं नेचर में काउंटिंग को ऑब्जर्व कर चुका हूंगा, तो मेरे लिए ये काम करना देखो कितना आसान होगा। 10 टीमें हैं, ठीक है, हर टीम का मैच हर एक टीम के साथ होना है। इस बार का शेड्यूल इस तरीके से है वर्ल्ड कप का। तो यहां पर ये रिजल्ट आएगा कुछ इस तरीके से, जिसका रिजल्ट बनेगा 45। ये हो गए आपके लीग मैचेस, प्लस इसमें आप 2 टीमें करोगे। अब आप देखना, यहां से ऑब्जर्वेशन शुरू कर दो। मैंने यहां पर टोटल नंबर ऑफ मैचेस बिटवीन द टीम निकाला, उसके ऊपर +2 सेमीफाइनल्स +1 फाइनल, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस 48 हैं। आप गूगल करके देख लो कि 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, जब आप 48 ही निकल कर आएगा। तो यहां पे मेरा टाइम बचा। इसी तरह के जब हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स आते हैं और जहां हमें जरूरत नंबर्स की होती है, वहां पर ये काउंटिंग हमें हेल्प करती है। तो हुआ ना हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ। हाँ, आज मैं 11th-12th में हूं या बीटेक कर रहा हूं या 8th-9th-10th ग्रेड में हूं, फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी के करंट लाइफ में मेरे को इसकी नीड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इसकी नीड कभी पड़ेगी नहीं, और अगर पड़ेगी तो उस वक्त हम क्या करेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हुआ नीड की बात। एक रियल चीज, हम पढ़ते क्यों हैं, व्हाट इज द रियल, मतलब मैं कहूं सच्ची एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। तो हम इसके जरिए जब काउंटिंग को ऑब्जर्व करेंगे तो हम सोचेंगे, और जब हम सोचेंगे तो हम इवॉल्व करेंगे, और जब हम इवॉल्व करेंगे तो हम ग्रो कर रहे हैं, हम अपने आप को कैपेबल बना रहे हैं, उस फील्ड में भी अपने आप को कैपेबल बना रहे हैं जिस फील्ड में हम फ्यूचर में जाने वाले हैं। इसलिए हमें इस चैप्टर को ऑब्जर्वेशन के नजरिए से देखना है, फॉर्मूलाज के नजरिए से नहीं, क्योंकि फॉर्मूलाज के रास्ते हम सिर्फ क्वेश्चन कर पाते हैं, काबिल नहीं बन पाते हैं। और जब हम काबिल ही नहीं बन रहे हैं तो उस वक्त को देने का क्या फायदा, जिससे हम अपनी काबिलियत को बढ़ा ही ना पाए। तो यहां पर हमें वक्त देना है अपने आप को काबिल बनाने के लिए, और काबिल बनाने के लिए हमें यहां पर काउंटिंग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये चैप्टर सुपर इजी है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को सही वे में समझते हैं और इन नामों को अभी छेड़ते नहीं हैं। इनको हम ये तो डिस्कवर करेंगे ना हम लोग नेचर को ऑब्जर्व करके, तब हम इनका नामकरण करेंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो अब हम काउंटिंग से शुरू करते हैं। हमें वाई पता चल गया, अब हम स्टार्ट करते हैं कि यार हाँ, नीड तो है भाई इसको पढ़ने की, इसको समझने की। तो चलो काउंटिंग से शुरुआत करते हैं। हम काउंटिंग करते कैसे हैं। मेरे पास 4 शर्ट हैं, 3 पैंट्स हैं, 2 टाई हैं, 3 शूज हैं, पेयर ऑफ शूज हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं। ये है बेसिक काउंटिंग। अब मैथमेटिशियन ने पुराने टाइम में सोचना स्टार्ट किया कि यार अगर ये काउंटिंग है तो अगर मैं आज एक शर्ट लेता हूं, एक पैंट लेता हूं, ठीक है, फिर एक टाई लेता हूं और एक शूज लेता हूं, अगर मैं इस वे में अपने आप को रेडी करता हूं, ठीक है, कल मैं दूसरी शर्ट, वही शर्ट लेता हूं बट पैंट दूसरी ले लेता हूं, ठीक है, शूज भी वही लेता हूं, टाई भी वही लेता हूं, अगले दिन फिर मैं तीसरी पैंट पहनता हूं, बाकी चीजें सेम रहते हैं। तो इस तरीके से जब मेरी चारों पैंट्स हो जाएंगी, फिर मैं पैंट्स को सेम रखूंगा, शूज को चेंज करूंगा, शूज को सेम रखूंगा, टाई को चेंज करूंगा, शर्ट को बाकी चीजें सेम रखूंगा, शर्ट को चेंज करूंगा। तो इस तरीके से तो मैं बहुत सारे नंबर ऑफ वेज में कनेक्ट अपने आप को रेडी कर सकता हूं। तो इट मींस कि यहां नंबर ऑफ वेज की भी काउंटिंग करी जा सकती है। बट अगर मैं इसी बात को जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, यार ये तो बहुत टेडियस प्रोसेस है, ठीक है, तो यार इस चीज को हम क्या ऑब्जर्व करके नेचर से कोई इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। अगर वो इंफॉर्मेशन मिल गई तो ये बड़ा वाला जो काम है, जो अभी हम लोग कपड़ों के फॉर्म में देख रहे हैं, शर्ट टाई पैंट और शूज के फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज हम इवेंट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। और भविष्य में ना जाने हम इस दुनिया के अंदर क्या खोज लें, क्योंकि नंबर लाइन के अंदर ब्रह्मांड की उत्पत्ति छुपी हुई है। और उस उत्पत्ति में हम लोगों ने कैलकुलस के जरिए क्या जाना था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ नथिंग बिकॉज अ लाइन इज मेड अप ऑफ अ पॉइंट। तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। और तो और हम देख भी चुके हैं कि यहां पर साइन एक्स का अगर हमने प्रूफ नहीं देखा होगा, लेकिन हमने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं कि एक्सपेंशन में साइन एक्स का अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो पॉलिनोमियल फॉर्म में तो x - x³ / 3 फैक्टोरियल आता है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, पुराने टाइम में उन्होंने सोचा होगा कि फिजिक्स के अंदर, भौतिकी के अंदर हमें कुछ मिले जहां पर इस चीज की भी नीड होती होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम और भी ज्यादा हमें मैथमेटिक्स एज ए लैंग्वेज चाहिए होगी, ताकि हम नेचर से कम्युनिकेट कर पाए। और नेचर के अंदर हमें पैटर्न्स ही तो ढूंढने हैं, क्योंकि नेचर के अंदर हर जगह फ्लो ऑफ नंबर्स के जरिए ही आप किसी भी 2 चीजों के रिलेशन को ढूंढ पाते हो। उसी को हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। और उन्हीं नंबर्स का जब आप एक ग्रुप बना लेते हो तो वो सेट्स कहलाता है। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं। तो यानी कि हम काउंटिंग को ऑब्जर्व करेंगे। हमें हमारा डायरेक्शन मिल चुका है कि हमें क्या चीज करनी है, हमें काउंटिंग को ऑब्जर्व करना है। तो बेसिक काउंटिंग, नंबर ऑफ थिंग्स, ये हमें आता है। अब बारी आती है कि मैं यहां पे कहता हूं कि मेरे पास लेट से 3 शर्ट्स हैं, ठीक है, और यहां पर 2 पैंट हैं, ठीक है, और मैं एक चीज और ले लेता हूं, मेरे पास 3 टाई हैं,
ठीक है, शर्ट पैंट और टाई हम लोग पहनते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर मैं देखूं तो मैं कितने वेज में अपने आप को रेडी कर सकता हूं। तो यार अगर मैं रेगुलर वे में जाऊं, एक शर्ट एक पैंट एक टाई एक दिन, एक शर्ट नंबर 1 शर्ट नंबर 1 पैंट नंबर 2 टाई, इस तरह से जाऊं तो ये तो बहुत लंबा बन रहा है, ठीक है। ये तो हुआ बॉयज का हाल। वेयर एज अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो मान लो उनके पास 30 शर्ट्स हैं, 43 पैंट्स हैं एंड 52 टाइज हैं। तो अब यहां तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो ये भी चीज हम निकाल पाएंगे इसको ऑब्जर्व करके। कैसे, चलो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे पास शर्ट है, पैंट है, टाई है, तो इट्स बेसिक, जो आपको आता है, जो आपको आता है वही करो। नेचर आपको कुछ दिखाएगा, वही आपकी नई डिस्कवरी होगी। तो मुझे क्या आता है, मैं कहता हूं कि मेरे पास ये रही पैंट 1, ये रही पैंट 2, ठीक है। अगर मैं पैंट 1 के साथ क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर शर्ट 1 पहन सकता हूं, शर्ट 2 पहन सकता हूं, या शर्ट 3 पहन सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं, ऐसे इनको एरो दे देते हैं, ठीक है। पैंट 2 के साथ क्या कर सकता हूं, शर्ट 1 पहन सकता हूं, शर्ट 2 पहन सकता हूं और शर्ट 3 पहन सकता हूं, ठीक है। जो आता है वही करेंगे, फिर देखेंगे क्या मिलता है हमें, ठीक है। शर्ट पैंट 1 शर्ट 1 और उसके साथ मैं ले सकता हूं, ठीक है, टाई 1 टाई 2 और टाई 3, ठीक है। फिर यहां पर टाई 1 टाई 2 और टाई 3, ठीक है। सेम यही काम, पैंट 1 शर्ट 2 टाई 1 टाई 2 टाई 3, यानी कि एक ही रहेगा, पैंट 1 शर्ट 2 टाई 1, पैंट 1 शर्ट 2 टाई 2, पैंट 1 शर्ट 2 टाई 3, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी करते हैं, तो टाई 1 टाई 2 टाई 3, ठीक है। इसके लिए भी आपके पास आएगा टाई 1 टाई 2 टाई 3, ठीक है। इसके लिए भी आएगा टाई 1 टाई 2 टाई टाई 3, बोलने में वो स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, टाई 1 टाई 2 टाई 3, ठीक है। तो चलो, जो आता था वो कर लिया। अब ऑब्जर्व करते हैं कि भाई नंबर ऑफ पैटर्न्स कितने बन रहे हैं। एक, इसी को कंटिन्यू करेंगे, 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, सिमिलरली 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहां पर टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें मैं रेडी हो सकता हूं वो निकल कर आ रहे हैं 18, ठीक है। ये है मेरा आउटपुट, ये है मेरा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। ये वो चीज है जो मुझे आती है। इससे मुझे जो रिजल्ट मिला इस ऑब्जर्वेशन से वो 18 मिला। एंड यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो इनपुट्स हैं वो क्या है, 3 पैंट, ठीक है, 2 शर्ट और 3 टाइज। अब इन 3 नंबर से मुझे 18 पे पहुंचना है, ठीक है। तो जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं वो ये है कि प्लस करके तो नहीं पहुंच सकते, प्लस माइनस करके तो नहीं पहुंच सकते, ठीक है। मल्टीप्लाई में देखूं तो 3 2 6 6 3 18, यानी मल्टीप्लाई करके पहुंच रहे हैं। यानी कि ये मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है जो मुझे बता रही है कि नंबर ऑफ शर्ट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पैंट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइज अगर मैं कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ वेज जितने में मैं रेडी हो सकता हूं वो यहां पर आ गया, ठीक है। अब जो ये आ गया, मैंने कहा ओके, मल्टीप्लिकेशन से हम उस रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं। अब ऑब्जर्व करते हैं कि यस, अगर मैं पैंट 1 को देखूं तो वो यहां 3 बार शर्ट 1 शर्ट 2 शर्ट 3 के साथ जा रहे हैं, ठीक है। और 3 3 6 3 9 बार यहां पर क्या कहते हैं, टाई 1 टाई 2 टाई 3 के साथ आपकी शर्ट 1 आ रही है, सिर्फ सॉरी पैंट 1 आ रही है। तो पैंट 1 9 बार टाइज के साथ आ रही है और पैंट 2 9 बार टाइज के साथ आ रही है, ठीक है। यानी कि पैंट का जो टोटल ये आ रहा है आप यूज कर पा रहे हो टाइज के साथ अगर मैं देखूं तो वो 18 टाइम आ रहा है, ठीक है। पैंट 3 बार शर्ट्स के साथ आ रही है, ठीक है। इसको हम ऐसे समझेंगे, ठीक है। अगर मैं ये पैंट शर्ट टाई करता रहूंगा तो कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। सिंपल, एक पैंट कितनी शर्ट्स के साथ जाएगी, 2 शर्ट्स के साथ जाएगी, सॉरी 3 शर्ट्स के साथ जाएगी, माफ करना, ठीक है। 3 शर्ट्स के साथ जाएगी, यानी एक पैंट 3 बार यूज हो रही है। रिपीटेटिव एडिशन को ही तो मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। यानी पैंट 1 मैंने कितनी बार यूज कर ली, 3 बार यूज कर ली, ठीक है। वही शर्ट के साथ जब मैंने पैंट 1 यूज करी तो उसी शर्ट के साथ मैंने 3 बार टाइज यूज कर ली, ठीक है। 3 बार शर्ट यूज करी, 3 बार टाइज यूज करी। तो यहां पर अगर मैं एक शर्ट को मैंने कितनी बार यूज किया, 3 बार यूज किया, पॉइंट समझना, एक शर्ट को 3 बार यूज किया, ठीक है। 3 3 6 3 9, ठीक है, आ गया। अब यही 9 चीजें मैंने एक बार पैंट के साथ यूज करी तो ये 9 हुआ, ठीक है। सेम चीज मैं दूसरी पैंट के साथ कर रहा हूं तो वहां पर भी 9 वैल्यू ही आएगी। और टोटल अगर मैं देखूं तो 9 + 9 आपका क्या हो गया, 18 हो गया, ठीक है। 9 + 9 आपका क्या हो गया, 18 हो गया। तो यहां पर इस ऑब्जर्वेशन से हम जो डिस्कवर कर पा रहे हैं वो ये डिस्कवर कर पा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज अगर आपको जानना है, इतनी शर्ट इतनी पैंट इतनी टाइज हैं, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ठीक है, जो आपने, ये कोई रूल नहीं है, जो आपने नेचर को ऑब्जर्व करके डिस्कवर किया है, दैट इज योर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ शर्ट्स, नंबर ऑफ पैंट्स, नंबर ऑफ टाइज, जस्ट मल्टीप्लाई देम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जिसमें आप रेडी हो सकते हो वो ये रहा, है ना। मजेदार चीज, ठीक है। ऑब्जर्व करना है और हाँ, इसी पॉइंट को बस आपको फील करना है और कुछ नहीं। इसके बाद पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये वो फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट है जो नेचर ने हमको शो किया है कि यार मल्टीप्लीकेशन के जरिए आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं
कि एक वुमेन है, उसके पास 10 शर्ट्स हैं, ठीक है, 20 पैंट्स हैं और 30 टाइज हैं, तो वो कितने वे में रेडी हो सकती है? तो सिंपली इसको मैं कैसे निकाल लूंगा? अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 6, 1 2 3, 1 2 3, 6000 वेज में वो रेडी हो सकती है। और ये भी एक सत्य है कि गर्ल्स के पास और वुमेन्स के पास इससे ज्यादा ही चीजें होती हैं, ठीक है, फिर भी वो 6000 वेज में रेडी हो सकती हैं, बट स्टिल वो कहेंगी कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं, ठीक है, हमें न्यू ड्रेसेस चाहिए। तो लड़कियों समझ जाओ बात को, इतना ज्यादा टेंशन मत लो। आपके पास अभी जितने कपड़े होंगे उतने वेज में आप पता नहीं कितने सालों तक तैयार हो सकते हो इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। चलो ये तो था मजाक की बात, लेकिन यहां पर हम कर रहे हैं काउंटिंग, ठीक है। इन दी एंड हमको क्या चाहिए? नंबर्स चाहिए, ठीक है। हमें जो काउंटिंग आती थी और हमें जो प्रक्रिया आती थी, हमने वो चीज देखी, उसके जरिए एक परिस्थिति को ऑब्जर्व किया और हमने जो रिजल्ट ऑब्जर्व किया उसी को लिखा, और वही बना हमारा एक नया डिस्कवरी। अब इसी डिस्कवरीज को ना हम वर्ड्स पे लेकर जाते हैं, ठीक है, वहां पर हम स्टडी करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास 4 लेटर्स लेता हूं मैंने 4 लेटर्स लिए ABCD, ठीक है, 4 लेटर्स लिए ABCD। अब इन ABCD लेटर्स का यूज करके मैं 4 लेटर वर्ड बनाना चाहता हूं। मीनिंग हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता है, बट 4 लेटर वर्ड्स बनने चाहिए। जैसे ABCD में रख दूं तो ये एक वर्ड हो गया, BACD रख दूं तो ये एक वर्ड हो गया, CABD रख दूं वो एक वर्ड हो गया, DBCA रख दूं वो भी एक वर्ड हो गया। तो इस तरह से मैं कितने वर्ड्स बना पाऊंगा, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं कि मैं पहले स्पॉट पर अगर A ले लेता हूं, ठीक है, 4 लेटर्स वर्ड बनाने हैं, तो अगले स्पॉट पर मेरे लिए जो पॉसिबिलिटी बनती है वो क्या बनेगी? सिंपली जो आता है वही करेंगे, BCD, हम एक को ही स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर उसके अब मैंने अगर A ले लिया, अगले स्पॉट पे B ले लिया, तो उसके अगले स्पॉट पे 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, CD। अब अगर मैंने C ले लिया है तो उसके अगले स्पॉट पर एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, D। अब अगर मैंने ABD लिया है तो अगले स्पॉट पे पॉसिबिलिटी बनेगी C के सिर्फ, ठीक है। AC लिया है तो 2 पॉसिबिलिटी, B एंड D की, अगली पॉसिबिलिटी D और यहां पर पॉसिबिलिटी B की। जो आता है उसके जरिए ऑब्जर्व करना है। अब यहां पे D है तो यहां पर आएगा मेरे पास B एंड C, ठीक है। तो अगली पॉसिबिलिटी C, यहां पर अगली पॉसिबिलिटी B, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स को आप ऑब्जर्व करो, तो आप क्या देख रहे हो? एक वर्ड, ठीक है, 2 वर्ड, यहां पर आते हैं 3, फिर आएंगे हम 4, ठीक है, फिर आएंगे हम लोग 5, फिर आएंगे हम लोग 6। तो टोटल यहां पर 6 वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, 6 वर्ड्स बन रहे हैं। अब अगर मैं सेम चीज सोचना ही तो है, अब यहां पर A से शुरू ना करके B से शुरू करता हूं, तो यहां पे B की जगह A हो जाएगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। यानी कि जब पहला लेटर A लिया तो 6 वर्ड्स आए, जब पहला लेटर B लूंगा तो फिर से 6 आएंगे, फिर अगला लेटर C लूंगा, पहला लेटर C लूंगा तो 6 आएंगे, फिर पहला लेटर D लूंगा तो 6 आएगा। रिपीटेटिव एडिशन को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन। तो 6 को यहां अगर मैं टोटल ऐड करूं तो 24 है, तो ये बना 6 × 4 = 24। तो यानी कि यहां पर मैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाऊंगा 24, ठीक है, 24 बनाऊंगा। बट यहां पर 24 किससे आया? 6 × 4 से आया। ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स 4 है, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स 4 हैं। चलो इस चीज में जो अभी मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं 4 तो आ रहा है, बट यहां पर 6 का कोई योगदान ही नहीं है। मतलब मुझे कहीं से भी 6 नंबर का यूज करना पड़े, उसकी जानकारी मुझे 4 लेटर वर्ड से नहीं मिल रही है, 4 लेटर से नहीं मिल रही है। तो ये 6 कैसे आया? ठीक है, ये 6 कैसे आया? यानी कि इस फॉर्मूले को, इस ऑब्जर्वेशन को एज अ फॉर्मूला यूज करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि चलो अगर मैं इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में बनाने की कोशिश करूं तो 4 कहां से आया वो तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई 4 लेटर्स थे इसलिए मैंने 4 यूज किया, बट 6 कहां से आया ये नहीं समझ आएगा, क्योंकि मैं 24 लाने के लिए चाहूं तो 12 × 2 भी कर सकता हूं, ठीक है, 12 × 2 भी, देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज की 24 आ जाए। तो हमने कहा कि देखो जितना ज्ञान होता है उसके जरिए बात करनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा कि यार अगर ABCD, ठीक है, ABCD है मेरे पास, मुझे ABCD लेटर से ही क्या करना है? 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। तो मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, इसको उस ज्ञान के जरिए ऑब्जर्व करते हैं जो हमारे पास है। और वो क्या है कि मेरे पास 4 शर्ट्स हैं, ठीक है, 4 पैंट्स हैं, 4 टाई हैं और 4 शूज हैं, ठीक है, जिसमें मैं इसको बोलूंगा शर्ट A, शर्ट B, शर्ट C, शर्ट C, ठीक है, पैंट A, पैंट B, पैंट C, पैंट D, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा टी शर्ट टाई A, टाई B, टाई C, टाई D, और इसको बोलता हूं मैं ये भी तो शूज तो सेम ही हो गया। अब मैं यहां पर सॉक्स भी नहीं ले सकता, वो भी एस से आ जाएगा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो अब मैं क्या करूं, और क्या पहनते हैं हम लोग, ठीक है, चलो के ले लेता हूं यार, ठीक है, KA कुछ होगा के से, ठीक है, कड़ा ले लेते हैं, ठीक है, KB, KC, KD, ठीक है। अब हमने यहां पर कंडीशन रखी कि यार भाई यहां पे जो लेटर्स है ना वो हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। जो परिस्थिति हमने देखी थी वहां पर हम लेटर्स को रिपीट नहीं कर रहे थे। तो हमने कहा कि अगर मैंने शर्ट A पहन रखी है तो मैं पैंट A, टाई A और कड़ा A ये यूज नहीं करूंगा। अगर मैं शर्ट B यूज कर रहा हूं, ठीक है,
अगर मैं कोई भी चीज, अगर मैंने शर्ट ए ले ली है तो ये तीन हो गई, शर्ट ए के साथ पैंट बी ले ली है, शर्ट ए के साथ पैंट बी ले ली है, तो टीबी और केबी और एसबी भी गया। यानी कि जो भी ये जो छोटा वाला लेटर है, एक बार जो भी आ गया वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा। तो ये सिचुएशन सेम इसी की तरह से हो गई। ठीक है, तो अब देखो शर्ट ए मेरे पास कितनी है, शर्ट ए मेरे पास कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, पॉइंट को समझना, शर्ट ए कितने हैं मेरे पास, 4 हैं। जैसे ही मैंने ए नंबर की शर्ट ले ली, अब मैं पैंट ए, टाई ए और कड़ा, जो ए नंबर का कड़ा है, उनको यूज नहीं कर सकता हूं। तो अब यहां पर मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज आएंगी वो क्या आएंगी, 3 ही पॉसिबिलिटीज आएंगी पैंट के लिए, पी बी, पी सी और पी डी। ठीक है, जब मैंने पैंट बी ले लिया, लॉजिकली देखना, जब मैंने पैंट बी ले लिया तो अब मेरे पास ना मैं ये यूज कर सकता हूं, ना ये यूज कर सकता हूं, ना ये यूज कर सकता हूं, यानी बी वाला चीज अब मुझे यूज नहीं करना है क्योंकि रिपीटिशन नहीं है। अभी जब रिपीटिशन आएगा तो हम उसको उसी परिस्थिति से देखेंगे। ठीक है, फिर अगर मैंने पी बी ले लिया है तो मैं टाई सी या टाई डी ही पहन सकता हूं, और जब मैंने सी ले लिया तो के सी, पी सी, एस सी भी खत्म। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, के डी, और यहां पे बचेगा के सी। यहां पे आएगा मेरे पास टी बी, टी डी, क्योंकि ये पैंट सी है, ये टाई बी है, ये टाई डी है। इसके साथ आएगा मेरे पास के डी और इसके साथ आएगा मेरे पास के बी। ठीक है, के बी आएगा क्योंकि यहां पर कहीं भी बी यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, और फिर यहां देखो, यहां पर आएगा मेरे पास टाई, टाई ए। ठीक है, टाई ए यूज नहीं कर सकते, माफ करना, टाई बी और टाई सी, और यहां पर आ जाएगा कड़ा सी और यहां पर आ जाएगा कड़ा बी। ठीक है, सी। यहां पर आपने सेम उसी तरीके से जैसे आपने पैंट शर्ट्स को देखा था, सेम पैटर्न में आपने इस चीज को बनाया, और अब देखो आप कितने वेज में रेडी हो सकते हो इस प्रोसीजर से। तो आपका आया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 6 वेज आ गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 6 वेज आ गए। और अब देखो, जब आप शर्ट बी के साथ शुरू करोगे तो सेम ही प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, क्वांटिटीज तो सेम ही है यहां पर, यानी कि उसमें आप कितने वेज में तैयार हो सकते हो, 6 वेज में तैयार हो सकते हो। अगले में कितने में हो सकते हो, 6 वेज में तैयार हो सकते हो। उसके अगले में कितने वेज में तैयार हो सकते हो, 6 वेज में तैयार हो सकते हो। यार भाई, यहां पर भी 6 इंटू 4 आ गया, तो क्या कुछ हम मिस कर रहे हैं, क्या इस 6 का कुछ लेना देना है, कैसे ढूंढा जाए उस पैटर्न को। तो हमने कहा कि यार अगर मैंने शर्ट ए ले ली है, अभी ए लिखता हूं। ठीक है, शर्ट लेने के मेरे पास पॉसिबल वेज कितने हैं, 4। ठीक है, शर्ट ए, यहां पे शर्ट बी, यहां शर्ट सी, यहां शर्ट डी। जैसे ही मैंने ए नंबर की शर्ट ली तो मेरे पास पैंट लेने की पॉसिबिलिटी 3 रह गई, पैंट लेने की पॉसिबिलिटी 3 रह गई। तो मैं और नंबर्स को ढूंढ रहा हूं, शर्ट को लेने की पॉसिबिलिटी 4। ठीक है, तो जैसे मैंने शर्ट की पॉसिबिलिटी 4 कर दी, पैंट लेने की पॉसिबिलिटी 3 रह गई, क्योंकि मैं सेम नंबर की पैंट को, सेम लेटर के पैंट को यूज नहीं कर सकता हूं। तो पैंट्स की पॉसिबिलिटी 3 हो गई, शर्ट के बाद पैंट लिया। अब जैसे मैंने 3 पैंट की पॉसिबिलिटी रख दी, आप देखोगे कि मेरे पास टाई लेने की पॉसिबिलिटी 2 ही बची। जैसे आपने ये पैंट लिया, आपके पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है टाइज को लेने की, तो टाइज को लेने की पॉसिबिलिटी 2 हो गई, और फिर कड़े को लेने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 1 बची। ठीक है, कड़े को लेने की पॉसिबिलिटी 1 बची। आप इनमें से कुछ भी ऊपर ले सकते हो, आप चाहे कड़े 4 ले लो, शर्ट 3 कर दो, पैंट 2 कर दो, इस तरह से पॉसिबिलिटी देख सकते हो। अब हमने इन नंबर्स को देखा, और हमने जैसे ही नंबर्स को देखा तो हमने कहा यार एक बार मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 4 3 12 होता है और 12 2 24 होता है, यानी कि मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, 24, क्योंकि 24 मल्टीप्लाई 1 इज 24। इट मींस कि हमने शायद उस चीज को डिस्कवर कर लिया है जिस चीज को हम डिस्कवर करना चाहते थे। और वो क्या है कि यार अब देखो, अब हम उससे थोड़ा ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। मेरे पास 4 लेटर्स हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट बॉक्स के अंदर देखूं, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स के अंदर देखूं, मैं ए ले सकता हूं। अब यहां पे ये हटा दो, पी सी, ये टी सी, ये सब हटा दो। ठीक है, और अब देखो, ठीक है, ऑब्जर्व करो, बहुत सारे नंबर यहां पे। ए लिया तो बी सी डी ही ले सकता हूं, और इसी तरीके से मैं यहां पे एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा जहां पे बी होगा, देन सी होगा, देन डी होगा। ठीक है, जब बी ले लूंगा तो यहां पे ए सी डी की पॉसिबिलिटी आ जाएगी, यानी कि पहले बॉक्स में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, 4 है। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एबीसीडी में से मैं कौन से लेटर्स ले सकता हूं, चारों पॉसिबल लेटर्स ले सकता हूं एक एक बार। ठीक है, तो जैसे ही मैं कोई एक लेटर ले लेता हूं, अगले वाले में पॉसिबिलिटी उससे थोड़ी कम हो जाती है, सॉरी 1 पॉइंट कम हो जाती है, 3 हो जाती है। जैसे ही एक और लेटर ले चुका हूं मैं, तो अगले में पॉसिबिलिटी एक और कम हो जाएगी, और लास्ट में पॉसिबिलिटी बचेगी मेरे पास सिर्फ एक लेटर को लेने की, जो कि हम इस चीज को ऑब्जर्व करके बता रहे हैं, याद करके नहीं। और मेरे जो टोटल आउटकम आ रहा था वो 24 आ रहा था, और इन नंबर्स को अगर मैं देखूं तो यहां से 24 तभी आ सकता है जब आप इनको मल्टीप्लाई करो। इट मींस ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो हम डिराइव कर रहे हैं, ये वो चीज है जो हम डिस्कवर कर रहे हैं काउंटिंग करके। बस हम सिर्फ कर क्या रहे हैं, काउंटिंग ही तो कर रहे हैं। और हमने यहां पर देखो काउंटिंग को जस्ट एक ट्री फॉर्म में, एक चार्ट के फॉर्म में देखना स्टार्ट किया और हमें ये चीज डिस्कवर हो रही है कि काउंटिंग करने के लिए यहां पर आपको जो हेल्प कर रहा है वो कौन हेल्प कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेटिव एडिशन ही है। तो ये जो 6 था ना आपका, ये 3 × 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और यहां पर अब हम इस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं कैसे,
अभी भी देखो फुल्ली कनेक्ट नहीं हुआ है कैसे, ठीक है, लेकिन कर सकते हैं। अब देखो कैसे कि यार इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 4, अगर मैं इसको n नंबर से डिनोट करना चाहूं तो n की वैल्यू 4 हो गई, लेकिन फिर 3 2 1 कैसे आया, ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो हमने कहा यार अगर मैं नोटिस करूं तो 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, यानी कि यहां पर हमें नजर आ रहा है एक पैटर्न, ठीक है, हमें क्या नजर आ रहा है, एक पैटर्न नजर आ रहा है, और यही पैटर्न हमारे लिए एक नई डिस्कवरी बनी। और उस पैटर्न को अगर मैं देखूं तो जितने नंबर ऑफ लेटर्स यहां थे तो वो सबसे बड़ा यहां पर है, उसके बाद उससे एक पॉइंट छोटा, एक पॉइंट छोटा, एक पॉइंट छोटा, ऑल द वे जब तक 1 नहीं आ गया, ठीक है। तो इस पैटर्न को अब हमने डिस्कवर किया है तो हमें इसको एक नाम देना चाहिए, तो हमने इसको नाम दिया फैक्टोरियल, एक नाम दिया फैक्टोरियल, जिसको इस परिस्थिति में हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल, जिसका सिंबल होगा ये एक्सक्लेमेशन मार्क, और अगर किसी नंबर का करना है तो n फैक्टोरियल। तो यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 4 हैं, तो हम इसको लिखेंगे कि यहां पर ये होगा 4 फैक्टोरियल, जिसका मतलब हम अपनी डिस्कवरी से निकालेंगे, ठीक है। डिस्कवरी का मतलब क्या, 4 3 2 1, इसका मतलब क्या है कि ये बन गया 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू आपका ये 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, ठीक है, ये बन गया आपके पास 24। दैट्स इट। ये देखो हमने यहां पर फैक्टोरियल को डिस्कवर कर लिया, ठीक है। अब चलो अब एक दो एग्जांपल और, क्योंकि ये तो हमने एक ही बार देखा है, अब एक दो एग्जांपल और देखते हैं कि लेट से मेरे पास 6 लेटर वर्ड्स हैं, ठीक है, 6 लेटर हैं, तो भाई यहां पर हम ले लेते हैं ABCDEF, ठीक है, 6 लेटर्स है मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाहूंगा, मैं 6 लेटर वर्ड्स बनाना चाहता हूं, मीनिंग और बिना मीनिंग के। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली फर्स्ट बॉक्स में कितनी पॉसिबिलिटी, 6, अगर मैंने ए ले लिया तो अगले बॉक्स में BCDEF लेने की पॉसिबिलिटी है, बी ले लिया तो ACDEF ही ले सकता हूं। तो फर्स्ट बॉक्स में 6 पॉसिबिलिटी, यहां पर 5 पॉसिबिलिटी, अगले में 4 पॉसिबिलिटी, अगले में 3 पॉसिबिलिटी, देन 2 पॉसिबिलिटी, देन 1 पॉसिबिलिटी, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आएगा, आप भी जानते हो, 6 के नीचे 5, 5 के नीचे 4 4 4 4, 4 के नीचे 2 2 2 2, और 2 के नीचे 1 1 1 1, ठीक है। अब 6 के नीचे 5 पॉइंट्स हैं, ए के नीचे BCDE है, ठीक है, BCDE और F है, ठीक है, 1 से 5 पे गए, ठीक है, ए जो है 5 बार आया। अब इसके नीचे 4 4 बार आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। उसके नीचे कितनी बार आएगा, 3 3 बार आएगा, सबके नीचे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो बेसिकली आप अगर नोटिस करोगे ना, इस फ्लो चार्ट को अगर आप देखोगे, 6 वाला तो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे ये जो ए है, 1 2 3 4 5, ठीक है, अब ये 5 जो है फिर 4 बार आया है, ठीक है, तो 5 इंटू 4 ही तो आ रहा है, 5 इंटू 4 ही तो आ रहा है, और ये जो मतलब 4 बार और रिपीट कर रहे हो आप उस ए को, 4 बार और यूज कर रहे हो ए को फर्स्ट पोजीशन पर, तो 4 बार जब आपको मतलब 5 बारी में 4 बार और ऐसा कर रहे हो, तो वो 5 को 4 बार ऐड करोगे, जो कि 5 मल्टीप्लाई 4 ही बन गया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, रिपीटेटिव एडिशन होता है, और कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, जस्ट फील करना है, मल्टीप्लीकेशन कोई नई चीज नहीं है, मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेटिव एडिशन, दैट्स इट, और कोई बड़ी चीज नहीं है वो, ठीक है। चलो तो अब देखो, अब यहां पर इसी तरीके से जब हम काउंटिंग करेंगे तो इन दी एंड हमको क्या मिलेगा, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो टोटल पॉसिबिलिटीज यहां पर एक ए ही है, ठीक है। तो यहां मिलेगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और फिर ए के बाद जब आप बी का ट्री बनाओगे, सी का ट्री बनाओगे, ये बनाओगे, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 कितनी बार लिखा आपने, 6 बार लिखा। 6 बार लिखने का मतलब है 6 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 टाइम्स आप उसको ऐड करने वाले हो ना, इसका मतलब क्या हुआ, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया आपके लिए सिंपली 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये देखो आ गया, हमने फैक्टोरियल डिस्कवर कर लिया, और हमने यहां पर एक नेचर के अंदर काउंटिंग का एक नया फॉर्मेट भी डिस्कवर कर लिया। वो क्या है कि इफ यू हैव n लेटर्स एंड यू हैव टू मेक अ वर्ड ऑफ n लेटर्स, ठीक है, विद और विदाउट मीनिंग, विद नो रिपीटेशन, यहां पर आपने रिपीटेशन नहीं करी है, आपने रिपीटेशन नहीं करी है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आप बना पाओगे, द आंसर इज सिंपली n फैक्टोरियल, ठीक है। अब जेन्युइन सा सवाल हमारे माइंड में आएगा, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जेन्युइन सा सवाल हमारे माइंड में आएगा, व्हाट इफ द रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है, व्हाट इफ द रिपीटेशन इज अलाउड। तो अगर ऑब्जर्व करूं ए है, अब रिपीटेशन अलाउड है, तो मैं A B C D E F सब ले सकता हूं, यानी कि अब इस एक, अभी ऊपर वाले को नहीं देखो, यहां पे 6 पॉसिबिलिटी है, इसके नीचे कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी, 2 3 4 5 6, क्योंकि आप रिपीट कर सकते हो, आप ऐसा भी तो वर्ड बना सकते हो, ए, ये भी एक वर्ड बन गया, रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। उसके नीचे भी रिपीटेशन अलाउड है 6 बार, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में देखो, यहां पर कितनी पॉसिबिलिटीज, 6, तो आपकी पॉसिबिलिटी अब कम थोड़ी हुई है कि आपको वो लेटर यूज नहीं करना है, आप यूज कर सकते हो। 6 पॉसिबिलिटी 6 पॉसिबिलिटी 6 पॉसिबिलिटी 6 पॉसिबिलिटी 6 पॉसिबिलिटी, तो आंसर क्या बन गया, 6 की पावर 6, काम खत्म, ठीक है। तो याद, अगर आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर है, n लेटर्स हैं और n लेटर का ही वर्ड बनाना है तब, ठीक है। सिचुएशन देखो, जो हमने सिचुएशन दिया उसके हिसाब से n लेटर है, n लेटर का ही वर्ड बनाना है, बट रिपीटेशन अलाउड है, तो फॉर्मूला बन गया n की पावर n, मिल गई, डिस्कवरी हो गया। कितना मुश्किल है ये, हम थोड़ी ना फॉर्मूला बनाते हैं, हम तो नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, नेचर हमको जवाब देता है,
और वही हमारा सही रास्ता है स्टडी करने का। ठीक है, अब अगले पड़ाव पे चलने के लिए हमें क्या सोचना होगा, खुद ही सोचो कि एन लेटर्स तो हैं बट एम लेटर का वर्ड बनाना है, यानी कि एबीसीडी ई एफ दिया है बट आप 4 लेटर का वर्ड बनाओ। अगली ऑब्जर्वेशन खुद ब खुद यही हो जाती है, आपको कितने बनाने हैं, 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं। और एक बार हम इजी ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं तो मुश्किल ऑब्जर्वेशन भी इजी हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, भाई एन लेटर्स है। ठीक है, तो मैं पहले क्या कर सकता हूं, ए ले सकता हूं, मुझे 4 लेटर का वर्ड बनाना है। देन मैं यहां पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, मैं कंडीशन देता हूं, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो अगले बॉक्स में मैं क्या कर सकता हूं, बी सी डी ई एफ, एक ही को देखेंगे, बाकी प्रोसेस तो सेम ही रहने वाला है। अब तो हो गए कितने, 2 लेटर हो गए, ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ। ठीक है, उसके अगले में कितनी पॉसिबिलिटी रहेंगी मेरे पास। ठीक है, अगर मैं देखूं तो यहां पर सी डी ई एफ 4 पॉसिबिलिटीज, बी डी ई एफ, बी सी ई एफ, बी सी डी एफ, बी सी डी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बी सी डी ई, तो यहां पर भी ये हो गया 4। ठीक है, अब क्योंकि 3 लेटर ले चुका हूं, ए बी, मान लो ये सी है, तो इसके नीचे क्या आएगा, डी और एफ आएगा, यानी कि उसको मैं ब्लू कलर से करता हूं ताकि आपको अलग नजर आए। लिख भी देता हूं यार, लिखने में टाइम लगता है बस। ठीक है, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है। तो ये हो गया सी डी ई एफ। ठीक है, ये हो गया बी डी ई एफ, ये हो गया बी सी, यहां पे एक लाइन भी बनानी होगी। ठीक है, बी सी ई एफ, बी सी डी एफ। ठीक है, फिर ये आ जाएगा बी सी डी ई। ठीक है, अब एबीसी आप ले चुके हो। ठीक है, एबीसी आप ले चुके हो, तो अगला क्या आएगा आपके पास, अब अच्छा फाइनल 4th बॉक्स में आ चुके हो, 1 2 3 4 आप कर चुके हो, तो यहां पर आप क्या ले सकते हो, सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी, डी ई एफ, डी सी डी ई, 3 पॉसिबिलिटी, 3 लाइन बना दो सबके नीचे, 3 लाइन बना दो, 3 लाइन बना दो सबके नीचे। इसमें यही टाइम लगता है और यहां पे बस थोड़ा सा सब्र। हाँ ठीक है, इतने नंबर ऑफ लेटर्स आप बना सकते हो, ये ऑब्जर्वेशन करनी हमें आती है। और अब देखो, ठीक है, पहले लेटर को छोड़ दो, 5 पॉसिबिलिटी। ठीक है, 5 के बाद हर एक जगह 4 पॉसिबिलिटी, तो ये पांचों लेटर 4 बार और यूज होने वाले हैं, यानी कि इन पांचों को 4 बार आपको और ऐड करना पड़ेगा, यानी 5 × 4। ठीक है, फिर वो जो 4 लेटर्स हैं वो 3 बार और रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप ए बी सी, तो यहां डी आएगा, ए बी सी, फिर आपका ई आएगा, ए बी सी, ये फिर एफ के साथ, यानी 3 बार और रिपीट होने वाला है। रिपीटेटिव एडिशन इज मल्टीप्लीकेशन, तो दिस 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 4 देन मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये जो ए है, ठीक है, अगली बार आप फिर से एक फ्लो चार्ट बनाओगे, बी के लिए, देन सी के लिए, देन डी के लिए, देन ई के लिए, देन एफ के लिए। तो ये जो 5 × 4 × 3 है, ये कितनी बार रिपीट करने वाले हो आप, 6 बार रिपीट करने वाले हो। तो 6 बार रिपीट करने का मतलब है 6 बार ऐड करना, 6 बार ऐड करने का मतलब है 6 से मल्टीप्लाई कर देना। रिपीटेटिव एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। 6 5 4 3, और पैटर्न मिल गया। यानी कि आपके पास अगर n लेटर्स हैं और आपको m लेटर वर्ड बनाना है, जहां पर m ऑलवेज लेस देन n ही होगा, क्योंकि आप 6 लेटर से 7 लेटर वर्ड तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो m आपका लेस देन n होगा। तो आपके पास जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को देखो, आपके पास जो डेटा अवेलेबल है वो n और m का है, जहां पर n 6 है बट m 4 है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया, सिंपली 6 × 5 × 4 × 3। ठीक है, अब यहां पर ये रिजल्ट आया, तो मैंने कहा यार 6 तो आ गया, ठीक है, बट 4 ऐसे बीच में आया है। ठीक है, बीच में आया है, 5 3 कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। मैं कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूं जिसमें 6 और 4 ही आए। ठीक है, तो हमने कहा कि यार बहुत ही सिंपल इंटेलिजेंस का यूज करो, एक काम करो, मल्टीप्लाई 2 × 1 कर दो। इससे क्या होगा, अभी अभी जो ताजा ताजा चीज आपने डिस्कवर करी है ये वो बन जाएगा। अब क्योंकि मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी कर दो। ठीक है, तो यार यहां पर तो ये 2 फैक्टोरियल बन गया, बट मैं चाहता हूं कि यार यहां 6 और 2 आ रहा है, बट मैं चाहूंगा कि 6 और 4 है। तो मैंने देखा कि 6 और 2 में 4 के साथ क्या कनेक्शन है, तो मुझे यहां नजर आया कि यार एक काम करो, इसको 6 - 4 लिखो। ठीक है, तो ये 2 फैक्टोरियल ही हो जाएगा। अब जो मेरे पास इक्वेशन बन रही है, जो फॉर्मूला बन रहा है, उसमें 6 यानी कि n एंड 4 यानी कि m दोनों यूज हो रहे हैं, और यहां पर रिजल्ट बन गया, इफ यू हैव n लेटर्स टेकिंग ओनली m एट अ टाइम। जिन डेफिनेशन को हम पढ़ते और कंफ्यूज होते हैं ना ऑब्जर्वेशन के जरिए, देखो उन्हीं डेफिनेशन को समझना कितना आसान हो रहा है। इफ यू हैव n लेटर्स टेकिंग m एट अ टाइम, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स विदाउट रिपीटिशन आर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस m फैक्टोरियल। ठीक है, ये बन गया। और फैक्टोरियल डिस्कवर करने के बाद हमने ये डिस्कवर कर लिया, एक एक सीढ़ी चढ़ो, चीजें आसान बनती जाएंगी। और अब हमने कहा यार ओके, ये तो बड़ा मस्त लग रहा है देखने में, इसको एक फॉर्मूला बोलते हैं, इसको एक नाम देते हैं। ठीक है, इसको तो नाम दे चुके हैं फैक्टोरियल। अब बारी आई कि इसको हमने नाम दिया परमुटेशन। परमुटेशन का बेसिकली सिंपली मीनिंग यही होता है काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग। तो हमने कहा इफ यू हैव n letters and you are taking
taking m letters to make word with or without meaning with no repetition allowed। ठीक है, ये फॉर्मूला जो हमने डिस्कवर किया है, बनाया नहीं है, डिस्कवर किया, इसमें रिपीटिशन नहीं था, तो हम यहां लिखेंगे विद नो रिपीटिशन अलाउड इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस m फैक्टोरियल। और इसको आज से हम एक नाम देंगे और ये नाम है परम्यूटेशन। इसी को हमने नाम दिया परम्यूटेशन और इसको एक सिंबल दिया कि भाई आज से हम बोलेंगे npm इज इक्वल टू दिस। जैसे यहां पर 6 और 4 था तो 6p4। ठीक है, सिंपली तो npm एक सिंबल बन गया, कुछ नहीं, नया नया नामकरण हुआ है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको क्या होता है, नाम देते हैं। तो अभी अभी मैथमेटिक्स में ये हमने डिस्कवर किया है, तो इसको एक सिंबल दिया, ठीक है, और इसको एक नाम दिया कि आज से आपका नाम रहेगा परम्यूटेशन। तो npm इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस m फैक्टोरियल। दैट्स इट। अब एक दो ऑब्जर्वेशन तो बनती है ना इसके ऊपर, ठीक है, एक दो ऑब्जर्वेशन तो बनती है। चलो, तो मेरे पास यहां पर लेट्स से 5 लेटर्स हैं, ठीक है, 5 लेटर्स हैं, तो मैं 5 लेटर्स ले लेता हूं, ठीक है, ABCDE। ठीक है, 5 लेटर्स ले लिए मैंने। अब मुझे इसे 2 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, तो ऑब्जर्व कर रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं। तो यहां पर 5 पॉसिबिलिटी, ठीक है, अगले वाले में 4 पॉसिबिलिटी, तो ये बेसिकली क्या बन गया 5 मल्टीप्लाई 4। बट अब परमुटेशन के फॉर्म में लिखना है मुझे, ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 विच इज 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। बट मुझे फॉर्मूला किस में चाहिए, 5 और 2 के फॉर्म में, क्योंकि यहां पर n क्या है 5 और m क्या है 2। और देखो यहां पर वो चीज फिर से नजर आ रही है। आप इस चीज को लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज 5p2, क्योंकि 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, सॉरी 3 लिख दिया यहां पर, 5 माइनस 2। तो इससे क्या बन गया, n और m के फॉर्म में ही आपका फॉर्मूला बन गया, और यही है आपका परम्यूटेशन। ठीक है, अब अपने आप को अगले पड़ाव पर लेकर चलते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन क्या होता है ये हमने देख लिया, और इसी परम्यूटेशन के साथ हमारे पास एक और चीज है जो मैं आपको अभी करा रहा हूं, ठीक है, डिस्कवरी। देखो हमने क्या क्या डिस्कवर कर लिया, फैक्टोरियल्स डिस्कवर कर लिए, परम्यूटेशन डिस्कवर कर लिया, और दोनों का काम काउंटिंग का है। दोनों का काम क्या है, काउंटिंग का है। अब इधर हमने क्या किया था, रिपीटिशन अलाउड नहीं थी, ठीक है, तो अब हम रिपीटिशन अलाउड कर देते हैं। तो अगर मेरे पास 5 लेटर्स हैं ABCDE, तो सिंपल सा लॉजिक, पहले पार्ट में 5 पॉसिबिलिटी, दूसरे पार्ट में 5 पॉसिबिलिटी। n की वैल्यू, ठीक है, n आपके पास है, ये रहा 5 है, n की वैल्यू 5 है, और यहां पर m की वैल्यू कितनी है 3 ले लेते हैं, 3 लेटर्स वर्ड बनाने हैं। तो पहले बॉक्स में कितनी पॉसिबिलिटी 5, अगले बॉक्स में कितनी पॉसिबिलिटी 5, रिपीटिशन अलाउड है, अगले बॉक्स में कितनी पॉसिबिलिटी 5, तो 5 टू द पावर 3 आ गया, 5 टू द पावर 3 आ गया, 5 टू द पावर 3 यानी कि n टू द पावर m। काम खत्म। जब 6 लेटर थे, 6 ही वर्ड्स, 6 लेटर्स थे, और 6 लेटर का वर्ड बना तो 6 की पावर 6 n की पावर n, ठीक है, या फिर वहां कह लो कि m आपका n के इक्वल था, ठीक है, और जो फैक्टोरियल था आपका वो क्या था, जब 6 लेटर्स थे, 6 लेटर का ही वर्ड बनाना था, तो सिंपली 6 फैक्टोरियल, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं था। अब यहां से ना एक बड़े मजेदार पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब मजेदार पॉइंट को समझने के लिए आपको यहां पर, ठीक है, सिंपली थोड़ा सा ब्रेक लो, ठीक है, ब्रेक मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, ब्रेन को शांत करो, और जो कुछ भी हमने अभी तक किया है उसको एक बार स्पीड में अपने माइंड में घुमा लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं आज आप लोगों को वो चीज बताने वाला हूं, ठीक है, जो कि हम लोग जनरली बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और वो क्या है कि हम लोगों की बुक्स में आता है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, बट इसके y को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे आसान है, अगर ऑब्जर्व करेंगे तो, ठीक है। अब पूरे सार को चलो मैं ही आप लोगों को एक बार में रिवाइज कराता हूं, ठीक है। काउंटिंग का हमारी डे टू डे लाइफ के साथ उतना योगदान नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है जहां काउंटिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे इवेंट्स को शेड्यूल करना, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स के अंदर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, और भी बहुत सारी जगह फिजिक्स की दुनिया के अंदर आपको इनका यूज करना होता है। इसलिए हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। जब पढ़ना स्टार्ट किया हमने, तो हमें जो आता था उसके जरिए ही हमने नेचर से कम्युनिकेट किया, और हमको यहाँ पर चीजें डिस्कवर होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब जब चीजें डिस्कवर होनी स्टार्ट हुई तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक बड़े यूनिक पैटर्न में हो रहा है, कि अगर पहले 4 है तो अगला 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने यहां पर डिस्कवर किया, ठीक है, एक पैटर्न को, उस पैटर्न को नाम दिया, ठीक है, फैक्टोरियल, और यहां से बन गया हमारे पास n फैक्टोरियल, ठीक है, डिस्कवर हुआ। देन उसके बाद हमने कहा कि भाई अभी तक तो 6 लेटर वर्ड बना रहे थे, 6 लेटर्स का ही यूज करके, तो अब एक काम करो, 6 लेटर्स लो, लेकिन 4 लेटर का वर्ड बनाओ, यानी m लेटर्स का वर्ड बनाना है आपको, ठीक है। तो हमने डिस्कवर किया परम्यूटेशन,
ठीक है, जिसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने अभी यहां पर देखा। अब इन्हीं चीजों को डिस्कवर करने के बाद, ठीक है, हमारे पास अब फैक्टोरियल मौजूद है और परम्यूटेशन मौजूद है। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज आती है कि हम लोग कहते हैं कि अगर आपके पास n फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है n मल्टीप्लाई n माइनस वन मल्टीप्लाई n माइनस टू डॉट 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 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक आप उसको मल्टीप्लाई करते रहो, यही मतलब होता है n फैक्टोरियल का। डिस्कवर्ड, अंडरस्टूड, ठीक है। लेकिन यहां पर एंड कहां होता है? 1 पे। फिर हमारे पास हमारी मैथ की किताब में आएगा कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो आपका 1 होता है। एंड साउंड्स इंटरेस्टिंग बट साउंड्स कंफ्यूजिंग एज वेल। साथ ही साथ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 फैक्टोरियल में हम ये फॉर्मूला तो लगा ही नहीं पा रहे हैं, यानी जो हमने डिस्कवर किया है उसको हम यहां पर कैसे अप्लाई करें। तो फिर हम यहां पर खतरनाक खतरनाक डेफिनेशंस पढ़ते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे, किताबों के अंदर, जो हमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है। बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के जरिए हर चीज आसान बनाई जा सकती है। अब जरा सोचो कि भाई अगर मैं बात करता हूं कि मैं जानता हूं कि मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन, हम यहां पर 0 फैक्टोरियल के एक्चुअल मीनिंग को देखेंगे, ठीक है, क्यों वो 1 है। अगर 5 लेटर्स है मेरे पास, ठीक है, ऑब्जर्व करो, ए बहुत आसान है ये, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। 5 लेटर से अगर मैं 3 लेटर वर्ड बनाना चाहूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? 5p3। यस, ऑलरेडी डिस्कवर्ड, ठीक है, जो कि बनेगा 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं 5 लेटर से 4 लेटर वर्ड्स बनाना चाहूं तो 5p4 हो जाएगा, वो 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं 5 लेटर से 5 लेटर वर्ड बनाना चाहूं तो जो हमने डिस्कवर किया है उसके मुताबिक यहां पर क्या आना चाहिए? 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ऑब्जर्व करना, ठीक है। अब हम लोग कोई रिजल्ट मैनिपुलेट नहीं करेंगे, जो सच्चाई है उसी सच्चाई के साथ चलेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कि भाई यहां पर जो रिजल्ट है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। और अगर मैं यहां पर 3 बॉक्सेस बनाता हूं, ठीक है, 3 बॉक्सेस, अब मैं बॉक्स वाले जो हमारा पुराना मेथड है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसी से हमने ये डिस्कवर किया है, खैर, ठीक है। तो 5 पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी, तो ये बेसिकली बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। सिमिलरली ये क्या बनेगा? एक बॉक्स और बढ़ा दो क्योंकि यहां पर 4 लेटर्स हैं, तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। एक बॉक्स और बढ़ा दो, अब पांचों लेटर यूज करने हैं, तो यहां पर क्या रिजल्ट आएगा? यहां रिजल्ट आएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। और अब देखो, ठीक है, क्योंकि ये सत्य है, यही वो एक्चुअल रिजल्ट है जो आपने काउंट करके ही, अब ये वाली चीज आप कहां से लाए? काउंटिंग करके ही लाए थे ना, काउंट किया आपने, और यही है वो एक्चुअल रिजल्ट कि 5 लेटर्स होंगे और 5 लेटर का वर्ड बनाना है, तो यही रिजल्ट आएगा। और ये बेसिकली किसके बराबर है? ये आपका 5 फैक्टोरियल ही तो है। और अब आपने परमुटेशन वाले मेथड से देखा तो वहां पर क्या रहता है कि 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, जो कि बना 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ? इस बात को समझना आपका काम कंप्लीट हो जाता है। यार देखो, हमने नहीं बना सकते हैं, जो हमने डिस्कवर किया है उस डिस्कवरी के हिसाब से 0 फैक्टोरियल को खोल ही नहीं सकते हो। लॉजिकली सोचो, खोल सकते हो? नहीं खोल सकते हो। इट मींस आपको 0 फैक्टोरियल को डिस्कवर करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर खुद से नहीं बोला कि 0 फैक्टोरियल 1 होगा, लेकिन अगर ये सत्य है जो कि है और ये भी सत्य है जो कि है, तो इसका मतलब ये दोनों सत्य तभी हो सकते हैं और इक्वल तभी हो सकते हैं जब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो। पॉइंट, ठीक है, जब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो। क्यों? 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? 1। तो इट मींस कि वी हैव डिस्कवर्ड 0 फैक्टोरियल इक्वल्स 1। हमने ये डिस्कवर किया है, ठीक है। फिर मैथमेटिशियन और थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है, उन्होंने फिर कहा कि यार चलो और तरीके से भी 0 फैक्टोरियल को देखते हैं, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, कुछ खुद से नहीं बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन ही वो की है। तो उन्होंने कहा कि यार 5 फैक्टोरियल लो, इसका मतलब क्या है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल लो, इसका मतलब क्या है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। पैटर्न देखेंगे, 3 फैक्टोरियल क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल क्या है? 2 इंटू 1। 1 फैक्टोरियल क्या है? 1। अब 0 फैक्टोरियल कैसे लिखूं, समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा चलो ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट इफ अगर मैं 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करूं, ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा सिंपली 5। 5 को इससे डिवाइड करो, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1 डिवाइड हो गए, बचा क्या? 5। 4 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूं तो जवाब क्या आएगा? 4 आएगा। 3 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो जवाब क्या आएगा? मेरे पास 3 आएगा। 2 फैक्टोरियल को 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करूं, जवाब 2 आएगा। अब अगर देखें कि जब 5 को 4 से डिवाइड किया तो 5 आया, 4 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आया, 3 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, यानी कि जो न्यूमरेटर में नंबर है वही मेरा रिजल्ट है। इट मींस अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूं तो 1 फैक्टोरियल को अगर मैं 0 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट
1 आना चाहिए, और 1 फैक्टोरियल की तो वैल्यू ही 1 होती है, तो 1 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इज 1, इट मीन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। नेचर के अंदर सब कुछ मौजूद है, हमें सिर्फ वो आंखें चाहिए, वो नियत चाहिए ऑब्जर्व करने की। नेचर हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है, इसलिए 0 फैक्टोरियल आपका क्या है, 1 है। ये तो चलो एक ऑब्जर्वेशन हो गई, लेकिन इससे पहले जो हमने परम्यूटेशन के अंदर ढूंढा था कि भाई परम्यूटेशन भी एक सत्य है, और जो वो हमने प्रोसेस किया था 5 4 3 2 1 करके, वो भी एक परम सत्य है। और इन दोनों सत्य को सत्य होने के लिए डिनोमिनेटर में जो 5 - 5 हमने डिस्कवर किया है, यानी कि NPN वाले केस में वहां पर 0 फैक्टोरियल आ रहा है, और वो दोनों तभी सही हो सकते हैं जब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो। हेंस डिस्कवर्ड नॉट डिराइव्ड। ठीक है, हम मैथमेटिक्स के अंदर कुछ भी डिराइव नहीं करते हैं, हम चीजों को डिस्कवर करते हैं। ठीक है, चलो तो भाई काउंटिंग करते करते हम काफी आगे आ चुके हैं। ठीक है, नंबर्स को काउंट कर रहे हैं, लेटर्स लिए हमने, ठीक है, काउंट किया। जब n लेटर्स हैं, n लेटर का वर्ड बनाना है तब क्या करना है हमने देखा। रिपीटिशन अलाउड है तब क्या करना है हमने देखा। ठीक है, n लेटर्स हैं बट n लेटर्स का वर्ड बनाना है तो हमने परम्यूटेशन डिस्कवर किया। ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड में परम्यूटेशन लगेगा, रिपीटिशन अलाउड में n की पावर m लगेगा, ये भी हमने देखा। अब हम कहते हैं कि यार एक काम करो भाई, थोड़ा और एक नेक्स्ट लेवल पर जाओ, कि लेट से कि आपके पास एक वर्ड है जैसे कि मून। अब यहां पर अगर आप देखना चाहो, ठीक है, तो मान लो ये ओ यहां, ये ओ यहां है, आप इस ओ को यहां ले आओ, इस ओ को यहां ले आओ। ठीक है, तो भाई अब यहां पर क्या है, इस बात को फील करना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन फील करो, ये दोनों दिख तो सेम ही रहे हैं, तो आप इसको 2 कंसिडर करोगे या 1 कंसिडर करोगे। और हाँ, ये वाला ओ यहां है, ये वाला ओ यहां आ गया है। ठीक है, ओ आपके इंटरचेंज हो गए हैं, तो ये तो सेम है। तो भाई इनकी काउंटिंग कैसे करी जाए। ठीक है, और इसमें हमने अपने आप को कंडीशन दिया, आपकी मर्जी है ना, आप इनको डिफरेंट मान लो, आपकी मर्जी आप इनको एक मान लो। डिफरेंट मान लिया तो काउंटिंग करनी आती है, तो नया क्या सीखा, कुछ नहीं। लेकिन अब एक मान लेंगे तो हमें वहां पर कुछ छटनी करनी पड़ी, कुछ नंबर्स लेटर्स को जो सेम जैसे लग रहे हैं उनको एक बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पर इन दो को मैं एक ही मानूं, ठीक है, तो मैं कुछ नया सीखूंगा। ठीक है, अगर मैं कह देता हूं कि टेक इट एज डिफरेंट, तो प्रॉब्लम ही क्या है, तो आ गया ना 4 फैक्टोरियल इज द आंसर। अगर मैं इसको O1 O2 कह दूं, 4 फैक्टोरियल इज द आंसर, काम खत्म, कोई टेंशन, नो टेंशन। ठीक है, देखो इजीली हमारा काम हो गया। अब देखो, अब यहां पर हम कहते हैं कि हम अपने आप को थिंकर बनाना चाहते हैं, तो हम यहां पर जो ये ओ थे उनको डिफरेंट मानेंगे, या फिर सेम लेटर्स जैसे जो दिख रहे हैं उनको डिफरेंट लेते हैं, और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं। फॉर्मूला तो है ही नहीं अपने पास भाई, फॉर्मूला तो ऑब्जर्वेशन से आएगा, लेट्स ऑब्जर्व इट। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा सा लेटर लेते हैं, ठीक है, जिसमें 3 सेम लेटर्स आते हो, तो क्या लूं मैं, चलो एक नाम लेता हूं मैं, ये है AKANKSHA, आकांक्षा। ठीक है, यहां पर कितने ए आ रहे हैं देखो एक बार, 1 2 और 3, और तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है, ऑब्जर्वेशन के जरिए 2 मिनट में ये चीज समझ आएगी। कितने मिनट में, 2 मिनट में। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं बेसिकली सिंपल जो करता है वही कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं। ठीक है, 8 लेटर्स हैं, तो ये जो 8 लेटर्स हैं आपके, इन 8 लेटर्स में से 8 लेटर्स हैं आपके पास। ठीक है, 8 लेटर्स हैं जिसमें से 3 आपके पास ए हैं, तो इनको आप नामकरण दो नया, ये बन गया A1, ये बन गया A2, ये बन गया A3। ठीक है, अब टोटल पॉसिबल नंबर्स 8 लेटर्स के साथ 8 लेटर वर्ड बनाना है, विद और विदाउट मीनिंग, तो सिंपली आ गया वो 8 फैक्टोरियल, काम खत्म, 8 फैक्टोरियल। लेकिन अब ठीक है, हर स्पॉट पे ठीक है 8 बॉक्सेस बनाता हूं मैं, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मान लो मैं कहता हूं पहला केस लेता हूं, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जहां पर ए यहां पर है, ए यहां पर है, ए यहां पर है। ठीक है, ए इन तीनों स्पॉट्स पर है। ठीक है, अब ए इन तीनों स्पॉट्स पर है, जस्ट फील करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, इन 3 स्पॉट्स पर है, बाकी के जो लेटर्स यहां पर है आपने रीअरेंज किए, कोई भी एक नाम पकड़ो। ठीक है, जैसे मैं यहां पे रख देता हूं KSHN हो गया। तुम्हें कितने बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है, अच्छा के भी 2 बार आ रहा है, ओ के भी 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स के आ रहा है, वो भी लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम सिर्फ ए पे फोकस करते हैं। ठीक है, ए पे फोकस करते हैं। तो भाई यहां पर देखो, अब इन तीनों एज को अगर आप देखोगे, नोटिस करना। ठीक है, ये तीनों ए इन तीनों बॉक्स में मल्टीपल वेज में अरेंज किया जा सकता है, जैसे A1 इधर, A2 इधर, A3 इधर। ठीक है, बाकी ये चीज फिक्स रखो, कोई भी एक नाम पकड़ो, कोई भी एक नाम पकड़ो ऑब्जर्वेशन, तो इन तीनों एज को आप आगे पीछे शफल कर सकते हो, जिससे कि होगा क्या, सेम लेटर एज अ आउटपुट मुझे मिलेगा। मान लो A1 A2 A3 है, अब A2 A3 A1 कर दूं मैं, बाकी फिर ये KSHN के रखूं, और इसमें भी तो मेरे पास KSHN के था। अगर ये 1 2 3 ना देखूं मैं, तो ये तो मेरे लिए सेम नाम हो गया। इट मींस कि यहां पर अगर मैं इन 3 एज को कितने पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकता हूं, सो कंसीडर देम एज 3 वर्ड्स, 3 लेटर्स
इनको तीन बॉक्सेस में अरेंज करना है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी आएगी? 3 फैक्टोरियल। बाकी सबको भूल जाओ, इन्हीं तीनों को कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल वेज में, यानी कि 6 वेज में अरेंज कर सकते हो। 3 × 2 × 1 इज 6, ठीक है। कभी A1 यहाँ, कभी A2 यहाँ, कभी A3 यहाँ, फिर A1 A2 यहाँ, A3 यहाँ, इस तरीके से आप 6 पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकते हो। तो यानी कि अगर कोई भी बाकी के अगर मैं लेटर लूं, ठीक है, सिर्फ इनकी शफलिंग देखूं, तो 6 नाम हमेशा ऐसे होंगे, ठीक है, 6 नाम हमेशा ऐसे होंगे जो सेम होंगे, ठीक है। चलो अब यहां से यहां पर के रख दो, यहां पर के रख दो और यहां पर ए ले आओ, ठीक है। यहां A1 कर दो, यहां A3 कर दो, तो यहां पर भी देखो अगेन आप क्या देख पा रहे हो? 6 नाम ऐसे होंगे, ठीक है, 6 नाम ऐसे होंगे जो कि आपके सेम टू सेम होंगे, ठीक है। अब इसको यहां पर एस आगे ले जाओ, चलो एस आगे ले जाओ, यहां एस ले जाओ, यहां A1, यहां A3 कर दो, तो अगेन आप देख रहे हो 6 नाम यहां पर मिलेंगे। यानी कि ये जो 8 फैक्टोरियल आपने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाए हैं, इनमें से 6 नाम ऐसे हैं जो सिमिलर लुकिंग होंगे, क्योंकि आपने तो हर लेटर को रीअरेंज किया है ना, लेकिन उसमें A1 A2 A3 को भी डिफरेंट वे में लिया है, लेकिन क्योंकि A1 A2 A3 है तो A ही, इसलिए वो सेम चीज रेप्लिकेट करेंगे। इट मींस कि आपके पास जो टर्म रिपीट कर रहा है उसको कितने पॉसिबल वेज में आप अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल, ठीक है, यानी कि 6 टाइम्स। तो 6 टाइम्स हर एक नाम जो आप बना रहे हो उसकी 6 कॉपीज मौजूद होंगी। सिंपल, उसकी 6 कॉपीज वहां पर मौजूद होंगी। और उसी के साथ अब अगर मैं के बारे में बात करूं, ठीक है, तो उन 6 कॉपीज में से, ठीक है, आपने ए का तो देख लिया, ठीक है, उन 6 कॉपीज में के भी तो अरेंज हो रही हैं, ठीक है। कोई भी एक नाम ले लिया आपने, ठीक है, चलो मान लो यही ले लिया, इसमें के यहां पर है और एक के यहां पर है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि इन एक कॉपी तो ऐसी भी आएगी ना, डिफरेंट कॉपी, जिसमें A1 यहां होगा, यहीं पे लिखता हूं, A1 यहां होगा, A2 यहां होगा, इसको K1 और K2 कर दो, तो ये K2 हो गया, ये K1 हो गया, ठीक है। यहां पर S है, यहां पर S है, और यहां पर A3 रखो, क्योंकि मैं जस्ट इसके ऊपर वाले से मैच कर रहा हूं, तो ये भी सेम हो गए। यानी कि उन 6 के बाद ऊपर से 2 और कॉपियां, ठीक है, 2 और कॉपियां आपकी यहां पर सेम होने वाली हैं, यहां पर क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। अब मैं यहां पर फैक्टोरियल के फॉर्म में देखूं, तो इन 2 केस को आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। तो ए को आप 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो और के को 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। अब बारी आती है थिंकिंग की, ठीक है। अगर मेरे पास 6 बॉल्स हैं, 6 की 6 एक जैसी लगती हैं, ठीक है, तो आपको यहां पर मान लो मेरे पास 24 बॉल्स हैं, ठीक है, जिसमें से 6 बॉल्स एक जैसी दिखती हैं, ठीक है, अगली 6 बॉल्स एक जैसी दिखती हैं, अगली 6 बॉल्स एक जैसी दिखती हैं, ठीक है, और अगली 6 बॉल्स एक जैसी दिखती हैं। 6 4 24, ठीक है। तो मैं यहां बोलूं कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉल्स बताओ मुझे, काउंटिंग मत बताओ, काउंटिंग तो हो गया 8 फैक्टोरियल, टाइप ऑफ बॉल्स बताओ कि मेरे पास कितने टाइप ऑफ बॉल्स हैं। तो उन 6 बॉल को आप कितने मानोगे? 1 मानोगे, यानी कि उस नंबर को आपने 6 से डिवाइड कर दिया सिंपली, ठीक है। रिपीटेटिव एडिशन आपका मल्टीप्लीकेशन है, रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन आपका डिवीजन है, काम खत्म, ठीक है। तो वो 6 बॉल्स को आपने 1 कैसे बोला? 6 को 6 से डिवाइड करके। तो यहां पर 6 नाम ऐसे होंगे जो एक ही चीज है, तो 6 को आपने मतलब उन 6 नाम को सिंपली 6 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 3 फैक्टोरियल नेम। यहां पर कोई भी एक नाम उठाओ, कोई भी एक नाम उठाओगे, उसमें से 3 फैक्टोरियल उसके कॉमन नेम्स आएंगे, यानी कि 6 उसकी सेम रेप्लिका होंगी, तो उसको आपको एक यूनिट बना देना है। यानी कि जो टोटल आपने किया है 24, उसको आपने 6 से डिवाइड कर दिया, तो कितनी बॉल्स आई? 4, तो टोटल आपके पास 8 फैक्टोरियल है, उसको आपने 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये 6 आया कैसे? नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट से, जो कि 3 फैक्टोरियल था, तो आपको मिल गया यहां पर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नेम्स। अब उसी के ऊपर जो आपने ए से तो कर लिया, ए से आपने कर लिया, सिंपली क्या किया? 8 फैक्टोरियल नेम थे, उसको 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ए वाला मामला तो सिमट गया, ठीक है। अभी आगे टोटल नंबर ऑफ नेम्स, जिसमें ए वाले जो रिपीटिशन है, जो कॉमन है, उनको आपने एक कर लिया, लेकिन अब उसके अंदर के वाली रिपीटिशन को देखो, तो अब इसमें के 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकता है। तो इसका जो रिजल्ट है, ठीक है, मान लो वो आर है। अब उस रिजल्ट के अंदर 2 नाम जो हैं वो सेम टू सेम है, 2 फैक्टोरियल वेज में के अरेंज होगा, तो उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो अब आर की जगह ये लिखूं अगर मैं, तो आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 2 फैक्टोरियल। ओ माफ करना, ये 3 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल है, क्योंकि ए को आपने 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया, वो 6 नंबर ऑफ वेज थे, ठीक है, जो कि 3 फैक्टोरियल आपका 6 आता है। तो इट मींस आपने डिस्कवर कर लिया कि आप यहां पर कैसे उन चीजों को ढूंढ सकते हो। एक बार हम इसको फिर से आसान भाषा में थोड़ा सा और बोलेंगे, क्योंकि इतनी बार बोला है, अब हमारा ब्रेन कनेक्ट कर पाएगा। आकांक्षा नाम के अंदर 3 ए आते हैं, ठीक है, 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आप कितने बना सकते हो? 8 फैक्टोरियल, जिसमें से आप किसी भी एक नाम को चूज करोगे
और उसमें 3 ए के जो भी स्पॉट हैं उनको देखोगे, उन्हीं एस को बाकी के लेटर्स को फिक्स कर दो सिर्फ एक पर्टिकुलर नाम के लिए। सिर्फ ए को देखो, ए को अगर रीअरेंज कर दिया जाए तो नाम का मीनिंग सेम रहेगा। तो ए को आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? उन्हीं 3 स्पॉट पर 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो लॉजिकली। यानी कि 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 6 नाम ऐसे बनेंगे जो सेम टू सेम होंगे। ठीक है, ठीक है, सिंपल। तो आपने क्या किया? टोटल नाम निकाल लिए 8 फैक्टोरियल से, और हर एक नाम 6 बार रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ए आपका 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है। तो आपने क्या किया? 8 फैक्टोरियल को 6 से डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि हम फैक्टोरियल के फॉर्म में रखना चाहते हैं तो 6 की जगह हमने वही रखा कि ए को कितने फॉर्म में आप अरेंज कर सकते हो, तो वो आएगा 3 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को हमने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। लेट से ये आकांक्षा की जगह आकांक्षा होता तो 4 ए होते, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनते? 9 फैक्टोरियल। अब अगर मैं 4 एस को देखूं तो 4 एस को मैं एक नाम पकड़ा, 4 ए अलग अलग स्पॉट पे हैं, उन्हीं 4 स्पॉट पे इन एस को कितने फॉर्म में अरेंज कर सकता हूं? 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूं। सिंपल। तो मैंने क्या किया? 9 फैक्टोरियल के अंदर 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपके पास? 6 4 24। 24 नाम यहां पर ऐसे आएंगे जो एक्जैक्टली सेम टू सेम होंगे। तो उन 24 को मुझे कंप्रेस करके एक बना देना है, क्योंकि उन सबका मीनिंग तो एक है। बाकी लेटर्स फिक्स हैं, बस ए को शफल किया मैंने। ठीक है, तो इनका मतलब क्या हुआ? वो एक ही लेटर हो गए। तो यानी कि मैं इसको 24 से डिवाइड करूंगा, और फैक्टोरियल के फॉर्म में रखना चाहता हूं, इसलिए 9 फैक्टोरियल को मैं 24 से डिवाइड करूंगा, बट यहां लिख दूंगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि हर बार फैक्टोरियल में आंसर आना है। 5 ए होते तो 5 फैक्टोरियल वेज में आप अरेंज करते, 4 ए है 4 फैक्टोरियल वेज में आपने अरेंज किया है, तो बस आपने उस चीज को डिवाइड कर दिया। 24 बॉलें थी मेरे पास, लेकिन 6 बॉलें एक जैसी थी, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बॉल कितनी है? ठीक है, मतलब कैटेगरी वाइज बॉल कितनी है? तो आप कहोगे 4, और आपने क्या किया? 24 को 6 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 4। सेम वही काम हमने यहां किया। अब मान लो ये 9 लेटर वाले ही लेता हूं। जब आपने 9 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो ए वाले जितने भी थे वो सारे एक एक हो गए, लेकिन अब यहां पर 2 के हैं, तो के जो है उन्हीं नामों के अंदर जब आप केस को देखोगे तो मान लो एक नाम है जिसमें एक के यहां है, एक के यहां है। अब ये दूसरा नाम है, ए वाला तो फंडा खत्म, 9 को 4 से डिवाइड कर चुका है, 9 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से, लेकिन इसमें भी एक के यहाँ है, एक के यहाँ है, ऊपर वाले में भी एक के यहाँ है, एक के यहाँ है। अब ये वापस से सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? ये K1 है, ये K2 है, ये K2 है, ये K1 है। तो इट मींस K को आप कितने फॉर्म में अरेंज कर सकते हो? 2 फैक्टोरियल वेज में। तो ये जो बचे हुए नाम है, जो 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, जो ये यूनिक नाम है, इनमें भी K 2 बार शफल हो रहा है, यानी 2 फैक्टोरियल वेज में। अगर K 3 बार होता, K1 K2 K3, तो इनको 3 फैक्टोरियल वेज में आप शफल कर पाते। ठीक है, तो मान लेता हूं मैं यहां पर K भी 3 कर देता हूं। ठीक है, तो अब इस बचे हुए रिजल्ट में से मेरे को 3 फैक्टोरियल यानी 6 बार फिर से रिपीटिशन मिल रही है। ठीक है, तो उस रिपीटिशन को एक करने के लिए 6 से डिवाइड करूंगा, और फैक्टोरियल फॉर्म में लिखूं तो 3 फैक्टोरियल। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। सो इफ यू हैव n लेटर वर्ड्स, जिसमें से कोई एक लेटर, ठीक है, आर टाइम रिपीट हो रहा है, एक दूसरा लेटर एस टाइम रिपीट हो रहा है, एक तीसरा लेटर टी टाइम रिपीट हो रहा है, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी? अगर आपको एन लेटर्स का ही वर्ड बनाना है तो बन जाएगा एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल। कितना इजी है ना? ठीक है, थोड़ा सा बस मैं क्यों कहता हूं कि वन टाइम में हम चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है, और सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके जरिए थिंकिंग स्किल्स बढ़ेंगे, इसके जरिए, ठीक है, हम नेचर से और बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, और जब हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे तभी तो हमारी पढ़ाई का फायदा होगा, तभी तो हम कुछ ऐसी चीज क्रिएट कर पाएंगे इस दुनिया के अंदर जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, और तभी तो हम कामयाब बन पाएंगे। मार्क्स ला के थोड़ी बन पाएंगे, मार्क्स आएंगे। देखो भाई, ज्ञान है तो मार्क्स कटेंगे नहीं। सिंपल सा लॉजिक, मेरे पास मान लो नॉलेज है, तो मैं क्वेश्चन गलत करूंगा क्या? नहीं करूंगा ना, तो मार्क्स कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे। तो क्यों फंसना है टिप्स एंड ट्रिक्स के भ्रम में? क्यों डर डर के जीना है? फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऑब्जर्व करो, खुद से ज्ञान प्राप्त कर पाओगे, और जब खुद से ज्ञान प्राप्त करने लायक बन जाओगे, समझ लेना आपकी एजुकेशन सफल हो गई है। ठीक है, आपने वो रास्ता ढूंढ लिया है। और अब बारी आती है परमुटेशन को हमने देखा, अब बारी आती है लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम फर्दर जो हमने इस लेक्चर में सीखा है उसके ऊपर फर्दर ऑब्जर्वेशन करके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन अब बारी आती है कॉम्बिनेशन की। ठीक है, आपको पता है, एक हिंट देता हूं, ऑलरेडी आप कॉम्बिनेशन सीख चुके हो, 2 मिनट के अंदर अंदर हम कॉम्बिनेशन को भी समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे। मान लो मेरे पास कुछ बच्चे हैं, ठीक है, मान लो 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उन 30 स्टूडेंट्स में मुझे 3 बच्चों का ग्रुप बनाना है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बना सकता हूं? अब मैथमेटिशियन एक लेवल और ऊपर सोचने लगे। अगर आप देखोगे तो हम लेवल बाय लेवल ही सोच रहे हैं। ठीक है, इतनी शर्ट, इतनी पैंट, इतनी टाई थी, कितने वेज में तैयार हो सकता हूं, उससे कितने वर्ड्स वाले फॉर्मेट पे आए हम लोग। ठीक है, फिर हमारी बारी आती है कि हमारे पास जितने लेटर्स हैं उतने लेटर का वर्ड बनाया, डिस्कवर किया, जितने लेटर उसे कम लेटर का वर्ड बनाया, डिस्कवर किया, परमुटेशन की डिस्कवरी हो गई, उस डिस्कवरी उसे पहले फैक्टोरियल की डिस्कवरी हुई, उन्हीं दोनों डिस्कवरीज को जब ऑब्जर्व किया तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 क्यों होता है वो डिस्कवर कर लिया, और फिर अभी हमने जो चीज डिस्कवर करी ये हमारे लिए नींव बनाएगा किसकी? कॉम्बिनेशन की। आप देखो, लेट से मेरे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मुझे 3 बच्चों का ग्रुप बनाना है।
तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनेंगे। तो भाई आप एक काम करो, सोचो, बस सोचो, ठीक है। तो अगर आपके पास 30 लेटर्स हैं, 30 लेटर से 3 लेटर वर्ड बनाने हैं, तो कितने लेटर्स आप बना सकते हो, 30p3, यही बनेगा, यानी कि 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 30 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब आपके लिए ऑर्डर मायने नहीं रखता है, ठीक है, ऑर्डर मायने नहीं रखता है। अब जरा इस बात को बस फील कर लेना, ठीक है, इस बात को फील कर लेना, काम खत्म, ठीक है। जैसे मेरे पास मून था, इसमें मैं ओ को डिफरेंट एंटिटी कंसिडर कर रहा था, क्या कंसिडर कर रहा था, डिफरेंट एंटिटी कंसिडर कर रहा था, ठीक है। तो मेरे लिए ये मून, ठीक है, O1 O2 और M O2 O1 ये दोनों क्या थे, सेम थे, ठीक है। अब अगर मेरे पास मान लो 3 बच्चे हैं, ठीक है, ए बी सी, पहले 3 बच्चे, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो अगर ये बी ए सी हो या सी ए बी हो, ठीक है, ऐसे 6 पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है, या फिर बी सी ए हो, ठीक है, या ए सी बी हो, ठीक है, और क्या बन सकता है, बी बी ए सी बी ए हो, ठीक है। ये जो ग्रुप है, ग्रुप के फॉर्म में देखो क्या फर्क पड़ता है, ये हो चाहे 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 ये हो, दोनों तो सेम ही है, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। जैसे ये दोनों सेम थे तो इनके टोटल नंबर्स जितने आ रहे थे, जैसे यहां तो 2 है तो 2 फैक्टोरियल वेज में आप ओ को अरेंज कर सकते हो। आकांक्षा के अंदर आपने 3 फैक्टोरियल वेज में ए को अरेंज किया था और उसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया था। तो सिमिलरली आप सिंपली नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाओ, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता ये आए चाहे ना आए, ठीक है। तो भाई यहां पर बन गया 30 फैक्टोरियल बाई 30 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि 30p3, ठीक है। इसमें से आपने जो ग्रुप बनाया है, 3 बच्चों का ग्रुप बनाया ना, वो 3 बच्चे ऐसे भी तो आएंगे इस लिस्ट के अंदर, ये भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। लेकिन ये सब एक ही ग्रुप को वो करते हैं और 3 बच्चों का ग्रुप बन रहा है, तो 3 बच्चों को आप उन्हीं 3 स्पॉट पे कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो, काम खत्म। मान लो ये 3 बच्चे हैं, 3 बॉक्सेस बना दिए, तो यहां पर 3 पॉसिबिलिटी हैं, 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक पॉसिबिलिटी ए ले लिया तो यहां पे बी और सी ही ले सकता हूं, बी ले लिया तो यहां से सी ही ले सकता हूं। यानी कि इन चीजों को कितने वेज में अरेंज किया जा सकता है, 3 बच्चों का ग्रुप बनाना है, कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज करोगे, 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करोगे। और ये जो आपने अरेंजमेंट करी है, ये जो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट है, ये एक ही ग्रुप को डिनोट कर रही है, ठीक है। ये कितने ग्रुप को डिनोट कर रही है, एक ही ग्रुप को डिनोट कर रही है, यानी कि यहां पे 6 ग्रुप एक ही है, 6 ग्रुप्स जो हैं वो एक ही ग्रुप को डिनोट कर रहा है। तो यहां जो टोटल काउंटिंग करी है उसमें जो भी आप एक ग्रुप पकड़ोगे ना, वो 6 बार रिपीट हो रहा है, काम खत्म। तो इस पूरे आंसर को 6 डिवाइड कर दो, फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है, अच्छा भाई 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो यहां पर बन गया ये 30 अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 30 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये बन गया आपका कॉम्बिनेशन। अब आप बता सकते हो कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स आपने यहां पर क्रिएट कर सकते हो, काम खत्म। 30 बच्चों का ग्रुप है, 30 बच्चे हैं, 4 बच्चों का ग्रुप बनाना है, कितने बच्चों का ग्रुप बनाना है, 4 बच्चों का ग्रुप बनाना है। तो 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 30 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, सारे ग्रुप्स बन गए। लेकिन इसमें से 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 ग्रुप्स ऐसे होंगे जो सेम ही ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, और ये बन गया आपका कॉम्बिनेशन। एज सिंपल एज दैट। कितना मुश्किल है कॉम्बिनेशन को समझना, बिल्कुल भी नहीं। अब हमने इसको नया नाम दिया है कॉम्बिनेशन, यानी कि जब आपको ग्रुप्स काउंट करने हो तो कॉम्बिनेशन, जब सिंपली काउंटिंग करनी हो तो परमुटेशन, ग्रुप्स की काउंटिंग करनी हो तो कॉम्बिनेशन। और इन दोनों को हम देख सकते हैं, और यहां पर n है, n 30 है, m 4 है, ठीक है, तो भाई उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस m फैक्टोरियल, n माइनस m फैक्टोरियल, और यहां पर 4 क्या है, m ही तो है, तो ये डिवाइड बाई m फैक्टोरियल, दैट इज योर NCM। लो भाई फॉर्मूला रेडी, NCM। अब इसको कहते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं वैसे भी लिखते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, NCM का मतलब समझ आ गया ना, बहुत है। और अब अगर आप इसको देखो तो NCM इज बेसिकली, सिर्फ इसको देखो, जितने परमुटेशंस आपने करे हैं NPR, उसी को तो आपने, क्योंकि उसमें m वेज जो है, m फैक्टोरियल वेज जो है वो तो सेम टू सेम हुए ना, क्योंकि आप ग्रुप बना रहे हो, डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल, यहां मैंने r लिख दिया, सॉरी, m फैक्टोरियल। NCM और NPM के बीच में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बीच में रिजल्ट आ गया। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, NPM इज इक्वल टू m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई NCM, डन। ये लो भाई कॉम्बिनेशन डन। इतना इजी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो कि एक सिंपल सा सवाल है। क्या आप लोगों को नहीं लगता है ऑब्जर्वेशन के जरिए ये चैप्टर इजी बन गया? क्या ऑब्जर्वेशन के जरिए हम राइट डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ऑब्जर्वेशन के जरिए हम कामयाब बन सकते हैं? तो प्लीज ऑब्जर्वेशन के रास्ते को चुनो,
ठीक है। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि हम सही नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्लीज इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि व्यूज के मामले में अपना चैनल बहुत पीछे है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि सही नॉलेज मिल रही है तो प्लीज शेयर करना, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया आप लोगों को लगता है तो, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को ये अगर नहीं लगता है तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे, ठीक है। अगर कोई कमी रह जाएगी तो हम अपग्रेड करेंगे। और कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूं मैं जहां पर हम राइट वे ऑफ एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर सकें, ठीक है। सो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो अच्छी लगती है और यूट्यूब पर देख रहे हो तो लाइक कर देना, ठीक है। और एप्लीकेशन में देख रहे हो तो आपको एक बेनिफिट है, डिस्ट्रैक्शन फ्री, और सबसे बड़ी बात चीजें आपको वहां पर सीक्वेंस में मिल जाती हैं। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो आज सीखा है उसके जरिए थोड़ा और ज्ञान लेंगे मल्टीपल सिचुएशंस के अंदर, ताकि हमारी थिंकिंग पावर ग्रो करे। तो प्लीज सब्सक्राइब रखना चैनल को ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।